स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आज इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया था। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ये अपना चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले हमने 10 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, इस सब को, लिपिड को डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 11, जिसपे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को आगे डिस्कस करेंगे, जो कि होगा कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इस तरह के डिस्कशन को करेंगे। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है वो एक बार देख लें आप। अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ाया था। फिर मैंने आपको एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ाया कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, एमिनो एसिड्स को पढ़ाया कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ये सारी बातें डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं लिपिड्स, पॉलीमर का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं, और लिपिड्स का काम क्या है, कैसे ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सब बातों पे हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये आपको एनर्जी का मतलब सोर्स है, आप इससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने अब कवर कर लिया था, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। फिर मैंने आपको एमिनो एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको पढ़ेंगे बच्चे लोगों? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ना हम लोग बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स का, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अपना जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 11 रहेगा। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। तो प्यारे बच्चों, तो इतना हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और डीपीपी, डेली प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर, डीपीपी सॉल्यूशन, स्टडी पैकेज, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं, जो कि आपको कंप्लीट पैकेजेस दिखाएगा फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए। तो फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए जैसे आपको डीपीपी सॉल्यूशन, डाउट सेशन, स्टडी पैकेज, डीपीपी सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर, सब कुछ एक जगह मिलेगा। ये जितने भी वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में तो आएंगे ही। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बायोलॉजी और फिजिक्स को आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएगा। ठीक है। तो और इसका जो प्राइस है वो बहुत मिनिमम रखा गया है। 499 पे आप फिजिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मतलब बेनिफिशियल हो जाएगा। आप इंटरएक्ट कर पाएंगे हमारे से, मतलब ऐप के थ्रू, और आपके हर डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो लेक्चर नंबर अपना जो रहेगा वो लेक्चर नंबर 11। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, हेडिंग है अपना लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 10 में कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मैंने ये बताया था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या फिर इसी को कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। ये क्या होते हैं? ये एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन्स हो सकते हैं, पॉलीहाइड्री। अब देखें तो बात मैं किया था कि जो आपका पास कार्बोहाइड्रेट है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर? तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये आपके पास एनर्जी का सोर्स है, आप इससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड्स यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर 3 टाइप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात पे। तो मैं लिख दूं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड्स यूनिट्स, सैकराइड्स
यूनिट। ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड्स यूनिट्स, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको मैंने बता के रखा है कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके 3 टाइप्स की, तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा अपने पास मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ओलिगोसैकेराइड्स को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पॉलीसैकेराइड्स को। क्लियर? देखिए सबसे पहले तो आप ये जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अगर हम मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर हाइड्रोलाइज करें तो कितने यूनिट्स में टूटेगा या कितने यूनिट्स में ब्रेक डाउन होगा, उसको बेस बना के हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में बांटा, जिसको पहले कहा मैंने मोनोसैकेराइड्स, फिर दूसरे को हमने कहा ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरे को कहा हमने पॉलीसैकेराइड्स। ये जो आपके पास मोनोसैकेराइड्स है ये सिंगल यूनिट्स में टूट जाएगा। अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करें तो केवल ये कितने में टूटेगा बच्चे लोगों? ये सिंगल यूनिट्स में टूटेगा। ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर इसको हाइड्रोलाइज किया है तो ये सिंगल यूनिट में टूटेगा। इसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, फर्दर हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए ओलिगो टर्म ही यूज करते हैं हम लोग फ्यू के लिए। अगर मान लेते हैं आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 से लेकर के 10 यूनिट में टूट रहा हो, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें, अगर ये 2 से लेकर के 10 यूनिट में टूट जाए तो इसको हम लोग कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। और फिर पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है बच्चे लोगों? तो पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होगा कि जब हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे ना तो मोर देन 10 यूनिट्स में टूटेगा बच्चे लोगों। ये मोर देन 10 यूनिट्स कहने का मतलब क्या है कि जब हमने अगर पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज किया तो ये 10 यूनिट्स में टूटेगा, ब्रेक हो जाएगा। आइए तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बायोलॉजी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक, और ओलिगो टर्म का जो मतलब है वो है फ्यू मतलब 2 से लेकर के 10 तक, और पोली का मतलब होता है बच्चे लोगों मेनी। अगर आप टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो बायोलॉजी याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। पॉली का मतलब होता है मेनी, हम जब मेनी लिखते हैं उसके लिए पॉली टर्म यूज करेंगे, और ओलिगो टर्म फ्यू के लिए यूज होता है, और मोनो मतलब सिंगल। क्लियर? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आप ये जानिए, ये जो आपके पास मोनोसैकेराइड्स और आपके पास जो ये ओलिगोसैकेराइड्स है ये स्वीट इन टेस्ट होता है। मतलब कि आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं और जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, अगर इसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको स्वीट लगेगा, स्वीट इन टेस्ट होगा। ये कैसा होगा बच्चे लोगों? स्वीट इन टेस्ट, मतलब मीठा होगा ये, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट होगा। ठीक है? और जो आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है बच्चे लोगों, ये होता है नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये आपको टेस्ट में मीठा नहीं लगेगा, नॉट स्वीट इन टेस्ट, नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में मीठा नहीं होगा। क्लियर? अगर इतना सा बात क्लियर है तो आप और देखिए, सुनिए, अगर जो हम बात करें ये मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में, तो ये जो मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड है, एक तो स्वीट इन टेस्ट है, मतलब टेस्ट में मीठा है। दूसरी बात कि ये ना रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है बच्चे लोगों? ये रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे इसको हम लोग, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है? ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो उसी तरह से ये जो आपका पॉलीसैकेराइड्स है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? तो ये आपको इंट्रोडक्शन हुआ कि टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स, और फिर थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। जो सिंगल यूनिट्स में टूट जाए हाइड्रोलाइज करने पर वो मोनोसैकेराइड्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है। अगर ओलिगोसैकेराइड्स की बात करूं मैं तो जो फ्यू 2 से लेकर के 10 यूनिट में टूटे उसको ओलिगोसैकेराइड्स, और जो बहुत सारा 10 से ज्यादा यूनिट में टूटेगा वो पॉलीसैकेराइड करेगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा मोनोसैकेराइड्स। इसको डिटेल में जानेंगे क्या होता है नहीं होता, ये सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं।
अपना जो टॉपिक रहेगा वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? चलिए पहले मैं इस टर्म को ही समझा देता हूं कि ये टर्म कहना क्या चाहता है हमसे, क्या मीनिंग है इसका। देखिए सबसे पहले तो आप इसको नोटिस करें, यहाँ पे मोनो लिखा है, मोनो देख रहे हैं आप, ये मोनो लिखा हुआ है। मोनो का मतलब है सिंगल, ठीक है, सिंगल यूनिट। और सैकराइड टर्म हम लोग शुगर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करेंगे बच्चे लोगों? शुगर के लिए। तो अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं वो सिंगल शुगर में टूट जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोसैकेराइड्स। क्लियर? तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बात करूं, डेफिनेशन पे, तो ये सिंपलेस्ट शुगर है जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। लिख लूं मैं पहला पॉइंट कि मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर, आर द simplest sugar, simplest sugar which cannot further hydrolyze, which cannot further हाइड्रोलाइज, मतलब ब्रेक नहीं होगा ये हाइड्रोलाइज करने पर। ठीक है, पहली बात तो ये हुआ कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अब देखिए, अब इसका जो आपके पास मैंने जो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था अपने पास CHH2O फिर Y। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम हो जाता है। किसमें बच्चे लोगों? मोनोसैकेराइड्स में। तो क्या कहेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर सेम, कहने का मतलब क्या है कि मोनोसैकेराइड्स में जितने आपके पास कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे, ये बात का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो ठीक है, जितने सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, ये DNL फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एक ऐसा मोनोसैकेराइड्स है जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि आपका एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, मैं लिख दूं इस पॉइंट को भी, ऑल मोनोसैकेराइड्स are in DNL form except dihydroxy acetone, dihydroxy एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या होता है बच्चे लोगों डाईहाइड्रो एसीटोन? एक बार देख लीजिए इसका फॉर्मूला, फिर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, अगर डाईहाइड्रोक्सीटोन की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे CH2OH। ठीक है, कार्बन लगाएंगे यहाँ पे, फिर लगाएंगे CH2OH। समझ पा रहे हैं क्या आप? अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो ये देखेंगे। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चे लोगों? ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी। कौन सा ऑक्सी? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या इसमें कोई किरेल कार्बन है? नो किरेल कार्बन। ठीक है, जब नो किरेल कार्बन तो ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा बच्चे लोगों? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चे लोगों ये। तो ये बातों का ख्याल रखेंगे आप लोग कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो जितना कुछ मैंने बताया आपको, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो फिर ये स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करेंगे, या ये आपका रिंग फॉर्म बना लेंगे। देखिए, दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं ये आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं, स्ट्रेट चेन में या फिर आपका रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी बात को हम लोग समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सैकेराइड्स को देखेंगे हम लोग, क्या है अपना स्ट्रक्चर ऑफ सैकेराइड्स। चलिए मैं हेडिंग लगाता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ सैकेराइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सैकेराइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सैकेराइड्स। मैंने पहले ही बताया आपको, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। क्या होता है बच्चे लोगों? शुगर। तो अगर हम देखें तो ये किस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, तो देखिए जो आपका स्ट्रक्चर है ना, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक रिंग फॉर्म में, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक रिंग के फॉर्म में, रिंग
ये रिंग चैन बनाता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चे लोगों? ये रिंग चैन बनाता हुआ दिखेगा, रिंग चैन। चलिए, रिंग चैन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरा, ये स्ट्रेट चैन के फॉर्म में स्ट्रेट करेगा, स्ट्रेट, IGST, स्ट्रेट चैन, रिंग चैन और स्ट्रेट चैन। क्लियर? रिंग चैन और स्ट्रेट चैन। क्या होता है रिंग चैन और क्या होता है स्ट्रेट चैन, वो मैं अभी बता दूं आपको। देखिए, अगर मैं रिंग चैन की बात करूं तो रिंग चैन में भी ये आपको दो फॉर्म में दिखाई देंगे। एक तो ठीक है, ये जो रिंग चैन है ना, ये 6 मेंबर रिंग चैन भी हो सकता है, 6 मेंबर रिंग हो सकता है। और दूसरा क्या होगा बच्चे लोगों? 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। कहने का क्या मतलब है वो सुनिए। अगर ये जो रिंग चैन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये 6 चैन का भी हो सकता है, तो 5 चैन का भी हो सकता है। अगर आपके पास ये अगर 5 चैन का है तो इसको कहेंगे फ्यूरानोज। क्या कहेंगे बच्चे लोगों? इसको हम लोग फ्यूरानोज। अगर ये 5-6 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे पायरानोज। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका मोनोसेक्राइड रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है और उस रिंग में 5 कार्बन है तो कहेंगे फ्यूरानोज। देखो 5, F फॉर 5 एंड F फॉर, ये भी 5 और ये भी फ्यूरानोज, दोनों को इससे मैच करके आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा जो डाउट है वो हट सकता है आपका। अगर 5 का है तो 5 का है तो फ्यूरानोज और 6 का है तो पायरानोज। क्लियर? तो ये बात का ख्याल रखेंगे। स्ट्रेट चैन में एक स्ट्रेट चैन में एग्जिस्ट करेगा। और ये जो फ्यूरानोज और पैरानोज है ना, ये हार्वर्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था बच्चे लोगों? ये हार्वर्ड जो साइंटिस्ट है ना, उसने दिया था इस वाले स्ट्रक्चर को गिवन। क्लियर? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हम लोग एक अब जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रॉपर्टी है एनोमर्स, उसकी बात करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग एनोमर्स पे। क्या होता है एनोमर्स? हेडिंग लगा लूं मैं पहले, एनोमर्स। एनोमर ये प्रॉपर्टी है बच्चे लोगों। तो क्या होता है एनोमर, मैं पहले एक बार बात कर लेता हूं, फिर आगे हम देखेंगे। देखो, एनोमर्स का मतलब क्या होता है ना, जो मोनोसेक्राइड्स है, अगर आप उसको ना वाटर में डिप करते हैं ना, वो एक साइकिल का फॉर्म लेता है। एक जो स्ट्रेट चैन था वो एक रिंग चैन का फॉर्मेशन कर लेता है। और इस रिंग चैन के फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को ही क्या बोलेंगे हम लोग? एनोमर्स बोलेंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि इन अ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन अ एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज अकर्स इन साइक्लिक फॉर्म। अगर एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज किस फॉर्म में चला जाएगा? साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग एनोमर्स। क्या मैं इसी की डेफिनेशन को बोर्ड पे लिख दूं? तो आइए सुनते हैं हम लोग। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग बात को कि इन एक्वस सॉल्यूशन, आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज formed a cyclic structure, cyclic structure। ग्लूकोज क्या कर लेगा बच्चे लोगों? यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? एनोमर्स। क्लियर? तो एनोमर्स, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे आप लोग एनोमर्स के बारे में। आइए अब दूसरी बात करूं मैं तो इस पे सेकेंड पॉइंट, आपका जो कार्बन है ना C1 पे H और OH का पोजीशन बदल जाएगा। इन एनोमरिक पोजीशन, इन एनोमर्स H and OH on carbon first are changed। कैसे होगा अभी हम लोग बात करेंगे इस पे कि होता कैसे है। चलिए पहले मैं देखता हूं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं कि है क्या। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लूकोज को। तो आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसको पहले स्ट्रेट चेन में बनाते हैं। तो पहले 6 कार्बन बनाएंगे हम लोग, 6 कार्बन बना देते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, तो 6 कार्बन 6 हमने राइट डाउन कर दिया इसमें। क्लियर है क्या? चलिए अगर क्लियर है तो आप देखिए, खैर तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना होगा वो स्टार्ट करें आगे बढ़े H के साथ होगा।
यहाँ के पे वो चीज आपके देखना, पास OH पैर में ढंग का चप्पल नहीं होगा, और यहाँ पे चलाने को ढंग का गाड़ी नहीं होगा, रहेगा भाड़ा पर, यहाँ क्लास पे में जो बात करेगा या interchanges बरका जो छिक बातें रहेगा, आएंगी, ठीक है ना। वो कार्बन जैसे कि नंबर अमीर 3 पे करोड़पति का औलाद है, OH इधर ठीक चला है जाएगा और H इन्हें तो रहेगा, ठीक क्लियर है है। क्या? हम लोग तो सब जानते हैं कथी की उसके सब्जी बाद खा के आया जैसे है, हम लोग ठीक है। बनाते हैं जनरली फॉर्म पे, उसी पे क्या है? चले जाएंगे। चलिए, स्ट्रक्चर क्या हुआ रे? हाइड्रोजन, हैं? हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दिया। क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा? चलिए। लगेगा तो लगा देते हैं। देखिए अगर चलिए। मैं बात करूं यहाँ पे स्टार्ट- अम्लीन की बात करूं, स्टार्ट करें? तो ठीक इस है। कार्बन को हमने देखिए, फर्स्ट नंबर दिया, इसको अभी second क्या है, हम नंबर लोगों दिया, के पास इसको third लास्ट नंबर क्लास दिया, में हम लोगों ने इसको पढ़ा fourth था, नंबर दिया, उस टॉपिक का नाम था इसको sixth गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति, यही ना पढ़ा था। क्योंकि 6 अब कल के बाद आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, ठीक है ना। चीज क्या है जरा देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज का। किसका बच्चे? जी का चिन्ह, किसका जो चिन्ह? हमने बना के रखा है, ये क्या है आपका? ग्लूकोज। जैसे ही इसको पानी जी में dip को किया कब जाए, माइनस तो ये लेना acid है form लेगा, और क्योंकि जी ये को इसको क्या कब कर रहा है? प्लस NMR लेना है, ये NMR पूरी से कहानी कर रहा आज है, हम लोग इसीलिए तो बताते हैं, पानी ठीक में है। चलिए, अब मान देखो, लेते हैं इसको dip कर जैसे देना है मान के वापस। चलो किसी वस्तु को अब हम देखेंगे यहाँ क्या से छोड़ा गया अगर मैंने इसको डिप करता हूँ ना, ये ठीक। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के स्वतंत्र हमारे रूप पास से, खड़ा हो किस जाएगा। रूप से, तो आपको पता है U बराबर 0 होगा, U देख पा बराबर रहे हैं कि आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा देखेंगे आप। इसको मैंने कार्बन नंबर 1 कहा, इसको कार्बन नंबर 2 कहा, इसको कार्बन नंबर 3 कह रहे हैं, इसको कार्बन नंबर 4, इसको 5, और अपने तो पास वस्तु जो का होगा, गति ये किधर हो रहा है? जो नीचे? जाएगा वो है CH2 और OH कार्बन और नंबर। गुरुत्वाकर्षण भी किधर लगता है? ये कौन सा कार्बन नंबर 6 हो जाएगा? ये कार्बन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये गति भी, अगर मैं बात नीचे। करूं कि ये गुरुत्वाकर्षण ये भी, स्ट्रेट चिन्ह था, उसी को तो हमने दोनों जब एक ही इसमें तरफ ring लग check रहा में है, adjust करने की तो यहाँ कोशिश पर की। जो तो आप A देखिए बराबर यहाँ पे G होगा, इंटरचेंज की बात कर लेते हैं, वो प्लस यहाँ G पे होगा। H है और नीचे आपका OH कौन सा G होगा? क्लियर। अब यहाँ प्लस पे जी, क्या बात होगा? समझ में आ यहाँ गया? पे H लगेगा क्यों? और नीचे क्योंकि OH जिधर लगेगा। वस्तु जा रहा है और यहाँ पे उधरे थोड़ा सा बल लग उल्टा रहा है, तो थोड़ा उल्टा और ही जिधर लगेगा। जाएगा और उधरे बल लगेगा। बल मतलब और गुरुत्वाकर्षण, ऊपर एक्सेलरेशन। OH तो एक साइकिल जिधर जा रहा है उन्हें कोई आदमी ठेल दे तो साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी? जैसा था बढ़ जाएगी। तो आपका जो ए है वो किस में अब आएगा? देखिए ये पॉजिटिव H में आएगा, ठीक और है। ये OH अब यहाँ पर बताओ क्लियर है इसकी हाइट कितनी है? स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगेगा क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही H है। तो एक तो ऐसे हालात में बोलिए तो एक फॉर्मूला आता है V बराबर U प्लस, पढ़े हो आप लोग? स्ट्रेट चेन वाला, वही ग्लूकोज को एक V साइकिल बराबर फॉर्म में U बना दिया, प्लस साइकिल का फॉर्म ले लिया है तो साइकिल S बराबर, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पढ़े साइकिल हो? बना है, अब इसमें हमें क्या और एक नोट पढ़े हो डाउन क्या देखना बाबू? है? इसमें हमें देखना है आपके पास OH का पोजीशन, ठीक है। बच्चे लोग तो आप बताओ यहाँ पर क्या होगा? V के जगह V ये रहेगा अगर आप देखें कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो OH ना, है राइट हो। वो नीचे लगा हुआ, कहाँ लगा तो हुआ? U के जगह U, वो देखिए नीचे है, हाइड्रोजन A ऊपर के जगह है और प्लस G। OH ग्रुप जो नीचे है। तो ऐसे जो बोले है ना? OH नीचे है A के जगह इसको कहेंगे हम लोग प्लस, अल्फा और ग्लूकोज। T के क्या कहेंगे जगह? बच्चे इसको हम लोग यहाँ बोलो अल्फा ग्लूकोज। क्यों कहा S अल्फा नहीं, S ग्लूकोज? की जगह H, क्योंकि यहाँ पे जो क्योंकि OH जो का पहले दूरी था वो OH है, ऊंचाई वो हो गई नीचे है, और H आपका ठीक है। ऊपर है, इसीलिए इसको हमने बराबर कहा? UT मतलब अल्फा ग्लूकोज कहा। प्लस क्लियर। आइए एक बार फिर से मैं एक ही बताता हूं जगह। आपको कि ये स्ट्रेट चेन कोई आपके दिक्कत? पास ग्लूकोज था, जैसे अब ही बोलिए इसको पानी V में dip स्क्वायर किया गया, बराबर, तो एक साइक्लिक फॉर्म लिया जिसका नाम रखा गया अल्फा ग्लूकोज। अल्फा क्यों रखा गया? क्योंकि OH S नहीं, आपका नीचे H। है। क्या है बच्चे लोगों? ये जो आपका OH है वो आपके पास हो गया। नीचे है। जब वस्तु कहाँ आ रहा हो? ये है, नीचे। इसी को ध्यान रखें कि OH नीचे होने के कारण नाम दिया गया है इसको अल्फा। जब वस्तु कहाँ आए? अगर ये इतनी सी बात क्लियर है तो हम लोग नीचे अब आए। बात ठीक करेंगे है। फ्रुक्टोज के बारे में। चलिए V में, दूसरा में मैं एक बार फिर से फ्रुक्टोज को बनाने की कोशिश करता जब हूं। वस्तु फ्रुक्टोज कहाँ में जाए? 6 कार्बन होते हैं तो 6 कार्बन ले लेता हूं मैं पहले। 6 कार्बन, 1 2 3 4 किस स्पीड से फेंका होगा? ये 6, ठीक है। अगर हम किसी 6 वस्तु का कार्बन हाथ का में होता हाथ गोला ले है, 6 लेंगे कार्बन तो ऐसे हाथ में लिया। रखे रहेंगे तो जाएगा, कार्बन होता है, ले लिया। बल्कि उसको फेंकना पड़ेगा ना, कुछ स्पीड उसको देना पड़ेगा। तो मैंने कितना स्पीड दिया इसको? U। सबसे टॉप पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बुआ? हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन V बराबर, सबसे पहले तो आप V बराबर, और करें क्योंकि देखो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 इसकी स्पीड घटने लगेगी ना। 4 कोई 5 ऊपर से ईंटा चला के मारे, कोई नीचे से मारे, किसको अधिक चोट लगेगा? और आपको ना नीचे वाले को ये अधिक लगेगा। आपका ऊपर है, ऊपर जाने वक्त क्या है? स्पीड क्या होता है? ये आपके पास कम होता रहता है और एक समय इतना कम हो जाता है कि सबसे फ्रुक्टोज। टॉप पॉइंट पर फ्रुक्टोज उसकी होता है स्पीड 0 हो जाती है कीटोन ग्रुप। तो और उसके बाद वो कीटोन ऊपर ग्रुप जाना है, बंद कर यहाँ देता है और पे कहाँ आने लगता नहीं है? लगेगा। नीचे। तो एक यहाँ बात पे बताओ, ये हमें ऊपर क्या कब लगाना तक जाता है? जब तक कीटोन इस पर ग्रुप इसके लगाना पास पड़ेगा। स्पीड है, तो मैं कीटोन और ग्रुप सबसे लगाता टॉप हूं, पॉइंट ये पर जाकर आपका इसकी स्पीड कीटोन क्या हो ग्रुप जाती है? अब जो 0, कार्बन जिसकी नंबर वजह से 3 पे उसके ना, बाद उसका वहां से क्या होता है? पोजीशन नीचे बदलना आता है। अरे जो तुम लोग ऐसे मजदूर को पोजीशन देखे हो कभी बदलना। मजदूरी करते हुए, उसमें भी तो सेम यही बात होता है।
नीचे से मजदूर जब ईंटा फेंकता है ऊपर बैठल आदमी को, तो मिस्त्री क्या करता है, इसे हाथ से पकड़ के ईंटा को रख लेता है। बाकी जो नॉर्मली क्यों रखता है? चल रहा था, क्योंकि जब नीचे से ईंटा फेंकता है तो ईंटे की स्पीड धीरे धीरे घटने लगती है, तो वो देखता है कि कहाँ पर घट रहा है। ये नहीं कि बीच में हाथ लगा दिया, करनी से कर हाथ लगा, हाथ टूट गया, ले अरे बाप रे बाप। ऐसे होता है क्या? नहीं, तो वो पहले चेक करता है, नजर रख लेता है, जैसे गया ऐसे गया, और यहाँ पर आने के बाद नीचे जाने की फिर मतलब वहीं से पकड़ लेता है। ये स्ट्रक्चर उसको पता है कि जहां तक ऊपर जा रहा वहां जाने दो उसको, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, क्योंकि जहां के बाद वो नीचे आएगा मतलब उसकी स्पीड वहां पे क्या हुई होगी, एनोमेटिक फॉर्मेशन और करेगा। तनका तो नीचे आने के बाद कितना ही स्पीड बढ़ा लेगा, तो वहीं से क्या करता है उसको पकड़ लेता है। यही केम जरा वो काम करे तो नीचे वाला के बोले तो फिर पकड़ ले, पकड़ ईंटा पकड़। आइए मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, पकड़ाएगा, क्योंकि नीचे आते वक्त स्पीड क्या होता है, फिर ड्रॉ करने के लिए और ऊपर जाते वक्त स्पीड, क्योंकि इधर भी क्या है आपके हुआ पास 6 कार्बन है। गति किधर हो रहा है इसका, जैसे मैंने पहली बार बनाया था आपके लिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग, कार्बन कार्बन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर। इसको हमने कार्बन फर्स्ट नाम दिया था, तो अभी भी हम लोग इसको कार्बन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन। तो जब फिफ्थ है तो 6 भी होगा, क्योंकि ये क्या है आपका फ्रुक्टोज है, तो 6 कार्बन भी हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, तो ये 6 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन हो गया। अब हमें क्या करना है, OH ग्रुप और H ग्रुप को अरेंज करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखेंगे कि अपने पास जो OH ग्रुप है वो ऊपर साइड रहेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ पे रहेगा बच्चे लोगों, नीचे। बस फर्क यही है अल्फा और बीटा में। द पोजीशन ऑफ कार्बन फर्स्ट इंटरचेंजेस हो जाएगा H और OH। क्लियर? अब उसके बाद जो अपना वैलेंसी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास H, और यहाँ पे हो जाएगा OH। फिर वही यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देंगे आप लोग, यहाँ पे OH चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास H चला जाएगा। फिर वही किस्सा कहानी, H OH ले लिया और ये H हो गया, फिर यहाँ वैलेंसी पूरा करने के लिए H लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का है, पर कैसा है, साइक्लिक फॉर्म में है, साइकिल के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, देखो इधर से कार्बन नंबर जो फर्स्ट है, OH ग्रुप कहाँ पे है, अपर साइड में है। अगर OH ग्रुप अपर है तो इसको बोलेंगे बीटा फ्रुक्टोज। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों इसको हम लोग, बीटा फ्रुक्टोज। क्यों कह रहा हूं मैं बीटा फ्रुक्टोज, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे है, आपका अपर साइड में, और ग्लूकोज में क्या था कि OH ग्रुप नीचे था, इसीलिए उसको अल्फा ग्लूकोज कहा था। फ्रुक्टोज में OH ग्रुप ऊपर है, इसीलिए इसको बीटा फ्रुक्टोज के नाम से हमने बुलाया है। क्लियर है क्या? चलिए, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आपका जो मोनोमर्स है ना, वो ईपीमर्स को भी शो करता है कि क्या होते हैं ईपीमर्स, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो अपना जो हेडिंग है वो है ईपीमर्स के बारे में, कि ईपीमर्स क्या होते हैं। ईपीमर्स, चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया एनोमर्स के बारे में, कि ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डालते हैं तो फिर आप ग्लूकोज एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हमने एनोमर्स कहा था। और एनोमर्स में कार्बन फर्स्ट पे H और OH का पोजीशन बदलते रहता है, ये बात आपने जाना। अब जो ईपीमर होते हैं ना, ये क्या होते हैं ना कि ये आइसोमर फॉर्म करेंगे, लेकिन कार्बन ये आइसोमर फॉर्म करेंगे और इंटरचेंज हो जाएगा 2, 3, 4 पे। देखो डेफिनेशन मैं लिख देता हूं इसका, फिर आप लोग समझें इसको। आइसोमर फॉर्म्ड देखो बच्चे लोगों, ये ईपीमर्स क्या होते हैं, आइसोमर फॉर्म्ड as a result of isomer form as a result of interchange H and OH group on carbon 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 ऑफ ग्लूकोज। कहने का क्या मतलब है वो सुनो और समझो। देखो, कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम कह रहे हैं कि आपका जो ईपीमर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, H और OH ग्रुप इंटरचेंज हो जाएगा किसी कौन से कार्बन पे, 2 3 4 ऑफ ग्लूकोज के 2 3 4 पे ये इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर? चलो
इतनी सी बात क्लियर है। तो अब हम लोग बात करेंगे और भी टाइप्स के बारे में, जिसको कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स भी बोल सकते हैं। चलिए, तो आप लोग, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि एनोमर्स क्या होते हैं, इपीमर्स क्या होते हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट कैसे होते हैं। ये सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? चलिए, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अब मैं लेंथ को देख लूँ, वीडियो लेंथ। अब हम लोग बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स के दो ग्रुप्स की। जैसे ना, मतलब मैं अगर बात करूं यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स के दो पार्ट्स की, दो ग्रुप्स की बात करूंगा मैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना लेक्चर को रोक रहे हैं। इससे बाद हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो ड्यूरेशन अच्छा खासा हो गया है। तो हम लोग अभी बात करेंगे अपने इस टॉपिक को अगले लेक्चर में। क्लियर है क्या? चलिए।